Hello everyone. The today's topic is pedigree analysis. ह्यूमन बीइंग में किसी ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को समझने के लिए उनकी 3 to 4 जनरेशन को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब किसी फैमिली की 3 to 4 जो जनरेशन्स है उनको स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ओके, सो फॉर दिस at first we will understand the some symbols। okay, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल है स्क्वायर, ये मेल को शो करता है। ये जो सिंबल है सर्कल, ये फीमेल को शो करता है। ये जो सिंबल है इसमें सेक्स अनडिटरमाइंड है, अनस्पेसिफाइड है। ये जो सिंबल्स हैं डार्क हैं, ये किसी डिसऑर्डर को शो करता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर अफेक्टेड। ये जो सिंबल है ये फीमेल कैरियर को शो करता है जो किसी सेक्स लिंक्ड डिजीज के एलील को कैरी करती है, बियर करती है। तो दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये जो सिंबल है ये मेल और फीमेल के बीच कॉइटस को, मैटिंग को शो करता है। ये जो डबल लाइन है, ये जो सिंबल है, ये मेल और फीमेल के बीच में कॉइटस को, होमो ब्लड कॉइटस को शो करता है। कि सपोज करें कि जो मेल और फीमेल हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके एंसेस्टर्स सेम हैं, तो उनके बीच में अगर मैरिज होती है तो इसे हम होमो ब्लड कॉइटस कहते हैं, उनके बीच के कॉइटस को। ओके, ये मेल है, ये फीमेल है, फादर मदर, और ये सीक्वेंस है उनके चिल्ड्रन का इन द सीक्वेंस ऑफ बर्थ। ओके, तो फर्स्ट लड़की है, सेकंड बॉय है, फिर गर्ल है, थर्ड फिर गर्ल है। ओके, तो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द सीक्वेंस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट लेते हैं कि ये फादर है, ये मदर है, और ये इनके 3 बच्चे हैं। और पहली बच्ची है, गर्ल है, जो नॉर्मल है। सेकंड बॉय है, अफेक्टेड है डिजीज से। थर्ड भी गर्ल है और नॉर्मल है ये। इसके बाद में ये जो सिंबल है ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को शो करता है। मैं आपको बता दूं कि जब स्पर्म एंड ओव्यूम का फ्यूजन हो जाता है, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इससे जाइगोट बनता है एंड स्लोली ग्रेजुअली जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन्स। ओके, और इसी डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड हो जाता है और इससे 2 बेबी डेवलप होते हैं जिनका सेक्स भी सेम होता है एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स भी सिमिलर होते हैं। तो ऐसे 2 बच्चों को हम ट्विंस कहते हैं। क्योंकि वो एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं तो उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो या तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल्स होंगे। तो यहाँ पर ये लाइंस ये शो करती है कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 ओवा रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर और स्पर्म्स मिलियंस होते हैं, तो 2 अलग अलग स्पर्म किन्हीं 2 ओवा को, ओव्यूम को फर्टिलाइज करते हैं और इससे 2 जाइगोट डेवलप होते हैं और 2 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो हो सकता है कि इनमें एक बॉय हो और एक गर्ल हो, या फिर दोनों ही गर्ल हो या दोनों बॉय हो, लेकिन क्योंकि दोनों का फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ है, 2 अलग अलग जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और इनके बीच में कोई लाइन नहीं है तो इसलिए ये डाइजाइगोटिक ट्विंस को शो करता है। ओके, सो दीज आर द सिंबल्स which we use in the inheritance pattern of the human beings। ओके, सो आगे आप हीमोफीलिया का जब चार्ट समझेंगे कि कैसे ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है, या कलर ब्लाइंडनेस को समझेंगे, तो ये सिंबल्स वहां यूज आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझेंगे जो जीन्स में ऑल्ट्रेशन के कारण से या क्रोमोजोम्स में चेंज के कारण से हो जाते हैं। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यानी कि एलील या जीन में ऑल्ट्रेशन से जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट वी विल टेक द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। जॉन ओटो ने इसको स्टडी किया, इसके बारे में सबसे पहले बताया। जो हीमोफीलिया है एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया के एलील को हम H से शो कर सकते हैं। जनरली ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं
एंड ड्यूरिंग द इंजरीज, जब इंजरी हो जाती है और उस समय जब ब्लीडिंग होती है तो विद इन फ्यू मिनट्स क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ओके, लेकिन जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया की डिजीज होती है तो उनके अंदर चोट लगने पर ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और कई बार इंटेंस ब्लीडिंग होने से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो जनरली जो हीमोफीलिया का जो एलील है इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर इसका एलील पाया जाता है और इसमें म्यूटेशन होने से क्या है कि हीमोफीलिया हो जाता है, क्लॉटिंग होना रुक जाता है। ओके, तो अब हम इसको समझेंगे। ये रिसेसिव है एलील ये, और एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अगर फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उनमें अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया का एलील है तो यहाँ पर फीमेल में ये डिजीज नहीं होगी, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है, ये बैलेंस हो जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर एलील है तो फीमेल बीमार नहीं होगी, लेकिन फीमेल कैरियर होगी। सी विल ट्रांसमिट द डिजीज और एलील टू देयर चिल्ड्रन। ओके, अपने बच्चों में वो जो है सेंड करेगी एलील को। ओके, लेकिन ये कैरियर है, इनमें ये बीमारी नहीं होगी। अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर एलील है हीमोफीलिया का, सी विल बी अफेक्टेड विद द डिजीज, वो डिजीज के द्वारा अफेक्टेड रहेगी। ओके, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होने पर ये डिजीज मेल के अंदर हो जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन कैरियर फीमेल को शो करती है। दिस कंडीशन शोज द अफेक्टेड फीमेल एंड दिस कंडीशन शोज द अफेक्टेड मेल। अब इसको समझेंगे हम कि ये जो डिजीज है ये कैसे इनहेरिट होती है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। तो मैं 2-3 ऐसे केसेस लूंगा जो आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे हीमोफीलिया इनहेरिट होता है। सपोज करिए कि जो मेल केस 1 है कि जो फादर है वो अफेक्टेड है, मेल है जो अफेक्टेड है, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एलील प्रेजेंट है, और जो फीमेल है यानी कि जो मदर है नॉर्मल है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो जब इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम को कैरी करने वाला जो स्पर्म है उसका फ्यूजन जब एक्स क्रोमोसोम कैरिंग ओव्यूम से होगा तो रिजल्ट आएगा जायगोट में XHX, यानी कि ये कैरियर होगी डॉटर जो है। ओके, जब इस एलील वाले इस क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फ्यूजन जब इससे होगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, और इस कंडीशन में भी XHX आ रहा है तो इस कंडीशन में भी ये कैरियर डॉटर ही होगी, यानी कि ये दोनों कैरियर डॉटर्स होंगी। ओके, जब इसका फ्यूजन इस Y क्रोमोसोम को कैरी करने वाला स्पर्म जब ओव्यूम से फ्यूज होगा तो XY। ओके, जब इसका फ्यूजन इससे होगा, Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फ्यूजन जब इस X क्रोमोसोम वाले ओव्यूम से होगा तो XY आएगा। यहां पर जो सन है दोनों नॉर्मल होंगे, किसी के भी एक्स क्रोमोसोम पर एलील नहीं आया है तो ये नॉर्मल होंगे। ओके, तो यहां पर आप नोटिस करिए कि जो हीमोफीलिया का जो एलील है यहां पर फादर से उनकी बेटियों में गया है, गर्ल्स में गया है, डॉटर्स में गया है। ओके, सेकंड केस देखते हैं हम, ध्यान से देखिए आप कि जो सेकंड केस है नॉर्मल मेल, अगर फादर नॉर्मल है, जो मदर है वो कैरियर है। ओके, तो मदर के अंदर एक्स और उसके ऊपर H एलील है। ओके, जब इसका फ्यूजन एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन यदि इस ओव्यूम से होता है तो XX रिजल्ट आता है। जब Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन जब इससे होता है XH से तो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फ्यूजन अगर दूसरे वाले ओव्यूम से होता है XH वाले से तो फिर XXH आता है, तो ये नॉर्मल डॉटर होगी, ये कैरियर डॉटर होगी। जब Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन जब X क्रोमोसोम कैरिंग ओव्यूम से होता है तो XY। जब अगेन किसी दूसरे स्पर्म का फ्यूजन जब XH कैरिंग ओव्यूम से होता है तो XHY आएगा। तो यहां पर देखिए ये नॉर्मल सन को शो कर रहा है और ये अफेक्टेड सन को। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इनमें जितनी भी डॉटर्स हो रही हैं उनमें 50% नॉर्मल है और 50% डॉटर कैरियर डॉटर है, और जो सन हो रहे हैं 50% नॉर्मल सन है और 50% अफेक्टेड सन है। यहां पर सन के अंदर जो एलील गया है वो मदर से गया है। ओके,
एक और हीमोफीलिया के लिए एक और केस डिस्कस करेंगे। यदि फादर जो है अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, और जो मदर है वो कैरियर है यदि, ओके, तो यहां पर ये कंडीशन है, ओके। तो XH क्रोमोसोम कैरिंग जो स्पर्म है, जब ओव्यूम से फ्यूज होगा, नॉर्मल ओव्यूम से, तो XHX होगा, ये कैरियर डॉटर होगी। जब XH कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन XH कैरिंग ओव्यूम से होगा, तो XHXH ये कंडीशन रहेगी, और ऐसी डॉटर अफेक्टेड होगी, हीमोफीलियक होगी, ओके। जब Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन X क्रोमोसोम कैरिंग ओव्यूम से होगा, तो XY ये नॉर्मल सन होगा। जब Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म का फ्यूजन यदि XH कैरिंग ओव्यूम से होगा, तो XHY रिजल्ट आएगा, और ये सन अफेक्टेड होगा। यानी कि यदि फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, तो जो डॉटर्स हैं उनमें 50% डॉटर कैरियर होंगी, 50% डॉटर अफेक्टेड होंगी हीमोफीलिया से, और जो सन है 50% नॉर्मल सन होंगे और 50% अफेक्टेड सन होंगे। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि मदर से सन के अंदर एलील ट्रांसमिट हो रहा है और फादर से डॉटर के अंदर, ओके। तो इस तरीके का ये जो पैटर्न है हीमोफीलिया के इनहेरिटेंस का, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और इसे जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ओके। सो जो नेक्स्ट डिजीज है जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करती है, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी जीन म्यूटेशन के कारण से हो जाता है, और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल लॉन्ग चेन्स बनती है, जिससे आरबीसी रप्चर होती है। इससे एनीमिया हो जाता है पेशेंट के अंदर, और इससे फैटिग होना, वीकनेस आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सिम्टम्स शो होते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, थैलेसीमिया भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी एक जीन या एलील के म्यूटेशन से हो जाता है। थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की अबनॉर्मल लॉन्ग चेन्स बनती है, जिससे आरबीसी रप्चर होती है, इससे एनीमिया हो जाता है, इससे फटीग, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर नजर आते हैं, ओके। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का जो रेस्पॉन्सिबल जो एलील है ये रिसेसिव होता है, ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होता है, यानी कि ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ओके। और व्यक्ति को नॉर्मली, अफेक्टेड इंडिविजुअल को नॉर्मली दिखता है, ये लीथल नहीं है, लेकिन वो कलर डिफरेंसेस, रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ओके। इस डिजीज का जो एलील है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, इसे हम शी से शो करते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो फीमेल विल बी कैरियर, ओके। अगर मान लो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर कलर ब्लाइंडनेस का एलील है, तो इसे अफेक्टेड फीमेल होगी इससे। और अगर मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और एक वाई क्रोमोसोम, तो एक एक्स क्रोमोसोम पर एलील आने पर जो मेल है वो अफेक्टेड होगा। कलर ब्लाइंडनेस का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो भी हीमोफीलिया की तरह ही है, और ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है, ओके। तो यहां पर हमने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस की डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम के नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। एट फर्स्ट यूप्लॉइडी, जनरली डिप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम्स का वेजिटेटिव सेल के अंदर। हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा जीनोम का सेट कम हो जाए या इंक्रीज हो जाए, तो इसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में कंप्लीट क्रोमोसोम का हाफ सेट डिक्रीज हो गया है, तो इसे मोनोप्लॉइडी कहते हैं, एन से शो करते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन को 2n से शो करते हैं। और यदि पूरा का पूरा जो हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का, एक सेट या दो सेट या तीन सेट या चार सेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट सेट इंक्रीज होने पर 3n, दो सेट इंक्रीज होने पर 4n,
3 सेट इंक्रीज होने पर 5n और 4 सेट इंक्रीज होने पर 6n कंडीशंस होती हैं ये, इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, दिस इज कॉल्ड एनयूप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होता है इसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, और यदि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है तो इसे कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में देखिए मोनोजोमी 2n-1, यदि 1 क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहा है दिस इज कॉल्ड मोनोजोमी। नलीजोमी 2n-2, इसे 2n-2 से शो करते हैं। अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे कहते हैं नलीजोमी। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरप्लॉइडी को, ट्राइजोमी 2n+1, यदि एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है तो इसे कहेंगे ट्राइजोमी। टेट्राजोमी 2n+2, यदि दो क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे तो इसे कहेंगे टेट्राजोमी। डबल ट्राइजोमी 2n+1+1, यदि दो हिट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसे कहेंगे डबल ट्राइजोमी। ओके, तो इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर में चेंज के कारण से जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम के अंदर जो 21st क्रोमोसोम है इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ओके, और इससे 45+XY क्रोमोसोम रह जाते हैं, टोटल 47 क्रोमोसोम रह जाते हैं। इस डिसऑर्डर को, इस डिजीज को सबसे पहले बताया लैंगडम डाउन ने। ओके, इसे हम मंगोलियन इडियोसी या मंगोलिज्म भी कहते हैं। ऐसा जो बच्चा होता है उसका जो हेड है वो राउंड होता है, ओपन माउथ रहता है, फरोड टंग होती है, पाम क्रीज पाई जाती है, स्पेशल पाम क्रीज पाई जाती है, और जो मेंटल डेवलपमेंट है और जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होता है। ओके, मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है बच्चे के अंदर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की कॉपी पाई जाती है। ओके, तो रिजल्ट रहता है 44+XXY। अच्छा, एक चीज और, ये जो इस तरीके के जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो वो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होने के कारण से होते हैं। तो या तो एग के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, या स्पर्म के अंदर जो है XY क्रोमोसोम रह जाता है। तो सेल डिवीजन में सही से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से ऐसे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44+XXY क्रोमोसोम रह जाते हैं, टोटल 47 क्रोमोसोम रहते हैं। ऐसा जो मेल होता है उसके अंदर मस्कुलाइन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है उनके अंदर, तो इस वजह से उनमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फीमेल्स के कैरेक्टर भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलप होना, जो फीमेल्स के अदर कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी एब्सेंट रह जाती है, एब्सेंस हो जाती है उसकी, तो 44+X0 कंडीशन रहती है, टोटल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। ऐसी फीमेल के अंदर 45 क्रोमोसोम रहते हैं, और ऐसी फीमेल स्टेराइल होती है क्योंकि उनमें रूडिमेंट्री ओवेरी होती हैं, ओव्यूम सही से रिलीज नहीं होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स के, वो भी सही से डेवलप नहीं होते हैं। ओके, सो दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, जो कि हमारे आपके जो नीट का जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।